आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी चर्चा होगी मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। जानेंगे कि मध्य प्रदेश का मध्यकाल के भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं मध्य प्रदेश के संदर्भ में घटती है। तो बिना किसी देर की एक कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सल्तनत काल के दिन मध्य प्रदेश का कैसा विकास रहा। सल्तनत काल के दिन मध्य प्रदेश के विकास की हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले शासनकाल में देखने को मिलता है गजनवी का। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या किया था, ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जब गजनी चला जाता है भारतीय कई क्षेत्रों को जीतकर, जैसे आपने नाम भी सुना होगा सोमनाथ मंदिर का, बहुत ज़्यादा उसमें से धन वगैरह को लूटता है। लूटने के बाद जब चला जाता है, उसके बाद शासन व्यवस्था उसी क्षेत्र से आता हुआ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गोरी। गोरी भी भारत पर अटैक करता है और गोरी का अटैक भारत पर 1195 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के जो शासक थे लोहंग देव और संरक्षण वर्मन दोनों को पराजित कर दिया था। और उसके बाद गोरी का जो उत्तराधिकारी बनता है भारत के संदर्भ में वह बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक और एक व्यक्ति रहते तुगरिल खां, इनके द्वारा त्रिभुवनगढ़ को पराजित कर दिया जाता है। त्रिभुवनगढ़ और जो ग्वालियर दुर्ग है उनको जीत लिया जाता है गोरी के द्वारा और तुगरिल खां के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद समय काल आता है 1202 ईस्वी में। इस दौरान बुंदेलखंड में जो परमर्दी देव शासक थे, जिनको पहले पृथ्वीराज चौहान पराजित कर देता है, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको जीत लिया। और उनके जो क्षेत्र थे, उनका जो प्रमुख किला था कालिंजर महोबा, ये उनके नियंत्रण में चले जाते हैं। तो कालिंजर महोबा और खजुराहो पर अधिकार भी इनके द्वारा कर लिया जाता है। आगे की बात करते हैं अब हम। इसके बाद क्या होता है, ऐबक द्वारा मालवा पर आक्रमण किया जाता है और प्रथम बार मालवा पर आक्रमण उज्जैन पर किया जाता है। और उज्जैन का आक्रमण 1196 से 97 ईस्वी के द्वारा होता है। ये ऐबक के द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब ऐबक के द्वारा किया जाता है और बाकी और भी शासक इसमें शामिल रहते हैं उज्जैन पर आक्रमण करने के दौरान। तो इसके बाद में जब ऐबक नहीं रहता है तो गुलाम वंश का शासक बनता है इल्तुतमिश या अल्तुतमिश, जिसको कहा जाता है शमसुद्दीन अल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा क्या किया जाता है, मांडू, ग्वालियर, मालवा आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है और महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा जाता है। तो बहुत सारी धन की प्राप्ति उनको इस क्षेत्र से होती है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और प्रतिहार शासकों को पराजित किया और उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये इनके समय पे किया जाता है, उस समय पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने किस सहायता से, अगर पूछा जाए कि किसकी सहायता से ग्वालियर दुर्ग को जीता था, तो वह शासक था नरवर्मन। नरवर्मन की सहायता से इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करता है और क्षेत्र को जीता भी है। ग्वालियर पर तुर्कों का अधिकार जब हो जाता है तो नरवर्मन को बदले में क्या दिया जाता है, नरवर्मन को शिवपुरी का क्षेत्र गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा कि शिवपुरी पर आप राज करिए और बाकी ग्वालियर पर हमारा नियंत्रण रहेगा। तो ये नरवर्मन को दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे के एक चैप्टर के बारे में कि 1234 ईस्वी में क्या होता है। तो 1234 ईस्वी में छह देव, यहाँ पर यह है छह देव नामक एक शासक रहते हैं, राजपूत सरदार। इनको क्या करते हैं, राजपूत सरदार द्वारा इल्तुतमिश को पराजित कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नाम उल्लेख मिलता है कि छह देव ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था और कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण वापस कर लिया था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश फिर मजबूत हो जाते हैं। 1247 ईस्वी में बलबन ने कालिंजर को और बघेल शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर इन दोनों को पराजित किया और कालिंजर को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की। तो हम बात करते हैं आगे कि बलबन ने जब कालिंजर को लेकर दलकेश्वर और मलकेश्वर के साथ संघर्ष किया, उसके बाद बलबन जो है कालिंजर पर अटैक फिर से करता है 1250 ईस्वी में।
फिर से बलबन का अटैक होता है। और इस समय जो परमार शासक रहते हैं वो रहते हैं जेतुगी देव। मैं नाम लिख देता हूँ, जेतुगी देव। ये जेतुगी देव रहते हैं परमार शासक और इनको ये परास्त कर देते हैं। जेतुगी देव को परास्त कर दिया जाता है और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। आगे बात करते हैं 1251 ईस्वी में बुलुग नहीं है भैया, ये उलुग खां है, उलुग खां है ना, ठीक है, याद रखिएगा, उलुग खां। तो क्या होता है, उलुग खां के द्वारा कालिंजर पर फिर से आक्रमण किया जाता है और इसके साथ ही चंदेरी और नरवर के राजा चहाड़देव और जहरदेव पर भी आक्रमण किया जाता है। चहाड़देव या जहरदेव जिनको कहा जाता है, इन पर भी आक्रमण किया जाता है। चंदेरी और नरवर के शासक थे इस समय पे चहाड़देव, जिनका दूसरा नाम जहरदेव भी था। इन पर अटैक किया जाता है और इनको जीत लिया जाता है। फिर उसके बाद में सल्तनत जो काल था उसमें खिलजी एक वंश आता है, जहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक वो मांडू को लूटता है। इसके बाद इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी मानिकपुर के हाकिम जब बना रहता है, मतलब जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं बनता है, उस दौरान भी वो मानिकपुर का एक सूबेदार रहता है, कड़ा मानिकपुर, और वो याद करिए देवगिरी अभियान के लिए भी जाता है। तो इस दौरान वो उज्जैन और विदिशा मंदिरों को भी लूटता हुआ जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बनता है तो उसके बाद तो वो फिर से मालवा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करवाता ही है और फिर इस समय पे वो भेजता है आइन उल मुल्क, ये इसका सेनापति था और इसने मालवा को जीत लिया था। मालवा के अंतिम शासक थे महलक देव, इनको पराजित कर लिया था। तो महलक देव को जब पराजित कर दिया जाता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार किया, उसके बाद विदिशा को जीता। अब बात करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया 1292 ईस्वी में, उसके बाद वो विदिशा पर आक्रमण करता है। उसके बाद उसका जब देवगिरी अभियान जब होता है अलाउद्दीन का, तो 1294 में वो मालवा से होकर जाता है। इसके बाद 1295 में जलालुद्दीन खिलजी, जो उस समय अभी तक शासक रहता है, 1296 तक शासक रहता है ये, तो शिकार खेलने जब जाता है तो इस ग्वालियर वाले क्षेत्र की तरफ भी वो आता है। और ग्वालियर में यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए एक भवन वगैरह और यात्रियों को ठहरने के लिए इनका निर्माण भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। यानी कि कुछ न कुछ प्रभाव इनका इस क्षेत्र पर रहा है, मध्य भारतीय क्षेत्र के ऊपर, हमें ये याद रखना है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसके बाद के घटनाक्रम क्या होते हैं। इसके बाद के घटनाक्रम होता है कि 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क के नेतृत्व में फिर मालवा पर आक्रमण होता है और परमार शासक जो रहते हैं इस समय पे उनको पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, परमार शासक उस समय पे जो रहते हैं उनको फिर से पराजित कर दिया जाता है, जिनका नाम रहता है हरनंद। ठीक है, परमार शासक हरनंद रहता है और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। 1305 में मांडू पर इनका अधिकार हो गया, वही मांडू जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, इस पर इनका अधिकार हो जाता है। उसके बाद जबलपुर, दमोह, इन पर भी अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार की पुष्टि हमें दमोह का एक ग्राम है सिलैया ग्राम, वहाँ पर अभी शिलालेख जो लगा हुआ है उस शिलालेख से हमें प्राप्त होती है कि यहाँ पर भी इनने नियंत्रण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं हम लोग 1324 ईस्वी के बटियागढ़ शिलालेख की। इस शिलालेख में क्या बात लिखी हुई है भैया? बटियागढ़ शिलालेख कहता है कि दमोह पर जो कालांतर मतलब समय बीतता गया और दमोह पर भी गयासुद्दीन तुगलक का अधिकार होता चला गया, ये कहता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि अब हम कहाँ पहुँच गए? तुगलक वंश के अधीन मध्य प्रदेश के इतिहास में। तुगलक वंश ने मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या अपना क्या बोलेंगे अपना एक प्रकार से प्रभाव छोड़ा, वो हम लोग जान रहे हैं। फिर उसके बाद इनके अधिकारी बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक,
रक्त पिपासु पागल बादशाह, बहुत बुद्धिमान आदमी जिनके बारे में कहा जाता है। उन्होंने बटियागढ़ उसी दमों में एक बावड़ी बनवाई, एक बगीचा बनवाया और प्राणियों जीव जंतुओं के लिए गोमठ वगैरह का निर्माण करवाया। साथ ही 1325 से 40 ईस्वी में धार में एक किले का निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है। किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार में किले का निर्माण भी कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इनका एक अभिलेख हमें दुलचीपुर सागर से प्राप्त होता है। अब जब दुलचीपुर सागर से प्राप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक का कहीं न कहीं प्रभाव या इनका अधिकार सागर वाले क्षेत्र पर भी रहा होगा। जाहिर सी बात है, अभिलेख मिलने का तात्पर्य हमारा यह यहाँ पर होता है। चलिए, अब ये तो था सल्तनत काल के अधीन मध्य प्रदेश का इतिहास। अब हम बात करते हैं मालवा पर स्वतंत्र मुस्लिम शासकों का नियंत्रण किस किस प्रकार से स्थापित हुआ और उसके बाद में किन किन स्वतंत्र मुस्लिम शासकों ने इस पर अपना साम्राज्य विस्तार किया, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब तैमूर लंका आक्रमण भारत पे होता है, उस समय पे नासिरुद्दीन महमूद जो था वो मालवा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है और दिलावर खां 1390 से 1401 ईस्वी में तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार बना रहता है। कौन? दिलावर खां। दिलावर खां गोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इनके अधीन बना रहता है, तुगलक वंश का सूबेदार। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी और उपाधि धारण करते हैं सुल्तान आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी। इतना बड़ा नाम है कि शाम तक तो आपको याद हो ही जाएगा, सुल्तान आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी। ठीक है, अब बात करते हैं राजधानी ये कहाँ बनाते हैं? धार में राजधानी ये बनाते हैं। 1406 ईस्वी में दिलावर खां गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा अल्प खां होसंग शाह गोरी के नाम से शासक बनता है और होसंग शाह गोरी राजधानी परिवर्तित करके धार से कहाँ शिफ्ट कर देता है? सदियाबाद, जिसको पहले सदियाबाद कहा जाता था, वर्तमान में मांडू कहा जाता है। नहीं समझे? इसका मतलब ये था कि पहले धार था और राजधानी अब ये कहाँ ले जाते हैं? पर्टिकुलर सदियाबाद में। वर्तमान में तो मांडू भी धार में ही शामिल है, लेकिन पहले मांडू एक टाउन हुआ करता था, एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, सदियाबाद के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, तो होसंग शाह गोरी ने राजधानी परिवर्तित करी, याद रखिएगा, दिलावर खां गोरी का बेटा था। ओके, अल्प खां उसका मूल नाम था। ओके, नेक्स्ट 1420 ईस्वी में खरेला पर विजय प्राप्त करता है, जाजनगर का अभियान होता है। 1423 ईस्वी में गारगोन का किला जीता जाता है इसके द्वारा। तो ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, होसंग शाह गोरी के द्वारा। ठीक है, जाजनगर, कारगेन, खरेला, इन सारी जीत को ये करता है। 1428 में अहमद शाह बहमनी ने खरेला पर पुनः जीत लिया। मतलब इनसे 1428 ईस्वी में अहमद शाह बहमनी थे, उस बहमदी नहीं है, बहमनी है, तो बहमनी ने खरेला को पुनः जीत लिया था इनसे। अब बाद में क्या होता है कि 6 जुलाई 1435 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मांडू में ही होसंग शाह गोरी को दफनाया जाता है। 1436 में इनके मकबरे पर निर्माण कार्य कराया जाता है महमूद खिलजी के द्वारा। ठीक है, महमूद खिलजी के द्वारा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया जाता है। 18 जुलाई 1435 का समय आता है, शासक बनते हैं मोहम्मद शाह गोरी, जिनका मूल नाम था गजनी खान। बहुत ही निरंकुश शासक था अपने क्षेत्र का और अल्पवयस्क था, तो इनका संरक्षक महमूद खां था। ठीक है, और 1436 ईस्वी में अपने संरक्षक महमूद खां द्वारा क्या किया जाता है, और मलिक मुगिश नाम का एक व्यक्ति रहते हैं, वो इनको जहर देकर मार देता है, क्योंकि निरंकुश शासक था तो उनको वैसे ही गुस्सा आ रहा था और बाद में इसको जहर देकर मार दिया जाता है। और 16 मई 1436 को क्या किया जाता है, महमूद खां मांडू का शासक बन जाता है। ठीक है, अब शासन कौन बनेगा, शासन व्यवस्था कौन संचालित कर रहा है मोहम्मद शाह गोरी के बाद में? महमूद खां। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस समय के शासनकाल में कुछ स्थापत्य, कुछ आर्किटेक्चर निर्माण हुए हैं 1400 से 1425 के दौरान। तो जैसे हम लोग बात करें कि कमाल मौला मस्जिद जो थी वो कहाँ पर बनाई गई थी, इन शासकों के द्वारा ये धार में बनाई गई थी। लाट मस्जिद का निर्माण भी धार में किया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं
दिलावर खां के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है, दिलावर खां मस्जिद जो थी वो मांडू में, मलिक मुगीज़ मस्जिद ये भी मांडू में बनाई गई है। तो 4 मस्जिदें, लाट मस्जिद, कमाल मौला मस्जिद, दिलावर खां मस्जिद, मलिक मुगीज़ मस्जिद, ये चारों मस्जिदें वर्तमान आपको धार ज़िले में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद में क्या व्यवस्था रही इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो महमूद खां के द्वारा शासन व्यवस्था संभाल ली जाती है जब उनकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद शाह गोरी की हत्या कर दी जाती है। ये मोहम्मद गोरी वो नहीं था, मैं वो वाला जो आया था गौर प्रदेश से, ये दूसरा था, यहीं का था, यहीं का रहने वाला था। महमूद खां 1436 से 1469 तक शासक बनता है। इनके पिता मलिक मुगीस रहते हैं, इनको उपाधि देते हैं ये आज़म हुमायूं की। पिता मलिक मुगीस को क्या उपाधि देते हैं? आज़म हुमायूं की उपाधि इनके द्वारा दी जाती है। ठीक है, पिता को क्या दिया जाता है? आज़म हुमायूं की उपाधि देते हैं। ओके, और उपाधियाँ देकर किन किन को क्या बनाते हैं ये? एक इनके अमीर थे, अमीर मतलब एक प्रकार से एक किसी क्षेत्र के छोटे सामंत, तो जिनका नाम था मुर्शिद उल मुल्क। ठीक है, इनके अमीर थे जिनका नाम क्या था? मुर्शिद उल मुल्क। इनको ये वजीर बनाते हैं। ठीक है, इनको उपाधि देते हैं ये निज़ाम उल मुल्क की। ठीक है, मुर्शिद उल मुल्क तो ये थे। ठीक है, इनको निज़ाम उल मुल्क की उपाधि देते हैं, यहाँ पर लिखना भूल गए, निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क की उपाधि देकर ये क्या बना लेते हैं? अपना वज़ीर बना लेते हैं, यानी कि अमीर को अपना वज़ीर बना लिया। ओके, अब बात करते हैं मलिक बरखुरदार। इनको ताज खां की उपाधि देते हैं। और आरिज ममालिक, आरिज ममालिक क्या होता है भैया? सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, जैसे हमारी वर्तमान में होते हैं ना, थल सेना के प्रमुख जनरल होते हैं और एडमिरल होते हैं, जल सेना के प्रमुख, ऐसे ही ये तो आरिज ममालिक जो थे वो सेना के प्रमुख हुआ करते थे। तो ये बरखुरदार जो थे, मलिक बरखुरदार, इनको ताज खां की उपाधि देकर इनको ये पद दे दिया जाता है और इसका प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, जिसको दीवान आरिज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सैन्य विभाग दीवान आरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरिज ममालिक इनको नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद गियात शाह या गयासुद्दीन खिलजी शासक बनते हैं 1469 से 1500 ईस्वी के दौरान। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, नासुरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर नासिर शाह 26 मार्च 1501 को ये शासक बनते हैं। इनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में आपको याद रखना है, ईश्वर सूरी। इन्होंने ललिता चरित्र की रचना की और ये महमूद शाह खिलजी द्वितीय जो थे 1510 ईस्वी में उसके बाद शासक बनते हैं। और उसके बाद इन्होंने राज्याभिषेक शिष्टपुर में कराया। और इस महमूद शाह खिलजी के द्वितीय में ही एक व्यक्ति थे रायचंद पुरबिया, नाम याद रखिएगा, बहुत शानदार नाम है। शानदार क्यों? आगे हमें इनके बारे में पढ़ना है। रायचंद पुरबिया, जिनको उपाधि दी जाती मेदिनी राय की। अब आप समझ गए होंगे, मेदिनी राय, अकबर के दादा के साथ लड़ाई, ये सारी चीज़ें। इनको मुख्य सलाहकार भी नियुक्त कर दिया जाता है। अब मेदिनी राय जब मुख्य सलाहकार बन जाते हैं, ठीक इसी दौरान 1512 ईस्वी की बात रहती है। सिकंदर खां नाम के एक व्यक्ति ने सतवारा में और बहजाद खां ने चंदेरी में विद्रोह कर दिया। किनके खिलाफ? इनके खिलाफ, जो ये शासक थे महमूद शाह खिलजी द्वितीय, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। भेजा भैया रायचंद पुरबिया को, क्या किया जाए? सलाहकार तो था ही, सलाहकार ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, मैं दबा के आता हूँ विद्रोह को। चले गए विद्रोह को दबाने। 12 जुलाई 1514 को चंदेरी को जीत लिया और ये बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा कि अब चंदेरी को आप ही संभालो। तो चंदेरी जीतने के बाद चंदेरी पर नियंत्रण किया और चंदेरी के शासक बन जाते हैं मेदिनी राय, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रायचंद पुरबिया। मेदिनी राय एक उपाधि थी। ठीक है, 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू को जीत लिया और मल्लू खां जो थे, उन जिनका नाम था कादिर खां, उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है इन्हीं के शासनकाल में। अब यहाँ पर सल्तनत काल में थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पर इस समय की बात है 1537 से 42। अब 42 के बाद में आप देखोगे कि इस समय पे शेर शाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी शासक बन जाता है 15 सालों के लिए, बहुत पावरफुल इनका शासनकाल चलता रहता है। और जब शेर शाह सूरी ने क्या किया? मालवा पर पुनः आक्रमण किया।
कादिर शाह गुजरात भाग गया वापस अपने मालिक के पास, बहादुर शाह के पास। और बाद में सुजायद खां, हाजी खां, जुनैद खां, इनको शेरशाह सूरी के द्वारा हंडिया, सतवारा और भी जो क्षेत्र थे वहाँ का शासक इनको नियुक्त किया जाता है। धार का शासक नियुक्त किया जाता है। हंडिया, सतवारा, धार और मांडू, इन क्षेत्रों को सूबेदार शेरशाह सूरी अपने अनुसार बनाता है। ओके। 1543 में रायसेन के जो शासक थे पूरनमल, इनको पराजित कर सुजायद खान ने को फिर से मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देते, मतलब पूरे मालवा का सूबेदार सुजायद खान को बना दिया जाता है। किनके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ओके। अब हम बात करेंगे निमाड़ के फारूकी राजवंश की। चलिए, तो निमाड़ के फारूकी राजवंश की चर्चा करते हैं। निमाड़ में जो फारूकी राजवंश का शासन व्यवस्था थी उसका समय काल था 15 से 16वीं शताब्दी। स्थान था पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसको आज हम वर्तमान में बोलते हैं ना खानदेश, बुरहानपुर वाला रीजन, वहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका संस्थापक था मलिक रजा, और मलिक रजा ने जो असीरगढ़ का किला था राजा आसा अहीर, उनको अपने अधीन कर लिया था और उन्हीं से इस क्षेत्र पर अपनी राजधानी वगैरह शासन व्यवस्था का संचालन इन्होंने किया। बात है 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वयं के स्वतंत्र होने की घोषणा इनके द्वारा कर दी जाती है मलिक रजा के द्वारा, और इनके पुत्र नासिर का विवाह दिलावर खां गोरी, जो भी हमने पढ़े थे उनके समकालीन ही थे ये, दिलावर खां गोरी की बेटी से ये करते हैं। ओके। और बाद में इनका जो पुत्र था मलिक नासिर, ये शासक बनता है और उसने असीरगढ़ के किले को अपना मुख्यालय बनाए रखा। और बाद में इस जो मलिक नासिर थे, मलिक नासिर के द्वारा क्या क्या किया गया थोड़ा आप याद रखिएगा। ताप्ती नदी के तट पर ये जैनाबाद और बुरहानपुर नाम के 2 शहर बसाते हैं। बुरहानपुर को तो आप लोग जानते ही हो। जैनाबाद की स्थापना भी अपने गुरु जैनुद्दीन की सलाह पर ये करते हैं। इनके बाद इनका बेटा बनता है मीरन आदिल खां, 1437 से 1441 तक शासन करता है। और इसके बाद इनका बेटा फिर मीरन मुबारक खां शासन व्यवस्था संभालता है 41 से 57 के बीच में। फिर आदिल खां द्वितीय बनता है 1457 से 1503 के बीच में। तो निरंतर ये शासक शासन व्यवस्था को चलाते रहते हैं। उसके बाद गोंडवाना के जो गढ़माला और झारखंड का क्षेत्र था, यहाँ तक गोंडवाना में गढ़वाला जो क्षेत्र था वहाँ तक और झारखंड क्षेत्र तक ये क्या कर लेते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। कौन? आदिल खां द्वितीय। और एक उपाधि धारण करता है, एक टाइटल लेता है शाह ए झारखंड, कि मैं झारखंड का भी शाह हूँ। ठीक है। साथ में इस समय पे ये गुजरात वालों के नियंत्रण में थे, तो गुजरात वाले शासकों को इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया और स्वयं को क्या कर दिया कि स्वतंत्र घोषित कर दिया, हम लोग स्वतंत्र शासक हैं, आपको टैक्स वगैरह नहीं देंगे। ठीक है। और उसके बाद और भी शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए और भी इनके बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं लेकिन अब नाम जान लीजिए। दाऊद खां, गजनी खां, आदिल खां तृतीय, मीर मोहम्मद, मुबारक खां द्वितीय। और समय आता है 1576 ईस्वी। इसमें आदिल शाह शासन व्यवस्था संभालता है, आदिल शाह। और ये थोड़ा मतलब निर्माण कार्य वगैरह इनके समय पे किया जाता है। इनका जो आदिल शाह थे, इनका मूल नाम था रजा अली खां। क्या नाम था भैया? रजा अली खां। रजा अली खां, रजा अली खां ये थे। ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके द्वारा क्या क्या कार्य कराया जाता है। तो 1588 में जामा मस्जिद बनवाते हैं वहीं पर। इसके अलावा असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया जाता है इनके द्वारा। 3 तोपों का निर्माण भी ये 1589 ईस्वी में असीरगढ़ किले में ही करवाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किया जाता है, इनकी पुत्रियों का विवाह शहजादा मुराद, याद रखिए ये अकबर के पुत्र थे, इनके साथ में किया जाता है। और स्वयं का विवाह भी अबुल फजल की बहन से कर लेते हैं। तो मतलब मुग़ल सल्तनत से बहुत शानदार संपर्क इनका बन जाता है, बहुत मजबूत संबंध ये बना लेते हैं और निरंतर इनका कार्य संचालन चलता रहता है। 1556 में बहादुर खां स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है इस समय पे। बाद में जब ये नहीं रहते हैं तो फिर 1601 ईस्वी में अकबर को पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सॉरी, ये 1556 नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1596 है भैया। इसको सही कर लेना सभी लोग, 1596। ठीक है।
स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और अकबर ने बाद में इस पर अटैक करके असीरगढ़ किले को जीत लिया। ऐसा कहा जाता है कि इनके शासनकाल में अकबर ने जब इस किले को जीता था तो इस किले के दरवाजे इन्होंने सोने की चाबियों से खोले थे। मतलब बुरहानपुर जो किला था, इसको आपको पता ही होगा कि दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्कन का पहरेदार कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको हम लोग बोलते हैं, गेटवे ऑफ दी साउथ। तो निश्चित ही ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण किला रहा। तो ये सारा इस समय पे इनका चल रहा था, ठीक है। तो ये हमने निमाड़ का फारूकी राजवंश, इसके अलावा और अन्य राजवंशों के बारे में चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे मुग़ल काल के अधीन मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।